हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज जीपीएस। तो बच्चों, आज जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए जो है आज पढ़ेंगे बच्चों सांख्यिकी के कार्य। इससे पहले आपको इसके बारे में बता चुका हूँ बच्चों, मैंने आपको, है ना। तो आगे अपन देखते हैं सांख्यिकी के कार्य के अंतर्गत फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स के अंतर्गत। तो यहाँ बताया सांख्यिकी का महत्व एवं व्यवहार प्रतिदिन क्या हुआ, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है सभी लोग में। सांख्यिकी इस नियंत्रण बढ़ती हुई उपयोगिता का प्रमुख कारण यह है कि वहाँ अनेक महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करती है। मतलब कई प्रकार के कार्य को पूर्ण किया जाता है। वर्गों के अनुसार सांख्यिकी का मौलिक उद्देश्य अज्ञानता, पक्षपात, निरंकुशता, निर्णयों में अपूर्णता व स्वेच्छा, परंपरावादी एवं रूढ़िवादी के साम्राज्य का अंत कर ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करना है जहां विश्लेषण किए गए परिणात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाते हैं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। यहाँ पर हमको ये देखना बच्चों, यहाँ पर जो है बिना पक्षपात रहे, अज्ञानता को भूलकर, अस्वेच्छापूर्ण जो है परंपरावादी और रूढ़ियों को अंत कर ऐसे क्षेत्र में वृद्धि करना है जहाँ सांख्यिकी का महत्व बढ़ता है। तो आइए बच्चों देखते हैं सांख्यिकी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, सांख्यिकी जटिलता को सरलता बनाती है। मतलब जो जटिल है तो उसको सरल बनाते हैं। स्टैटिक सिंप्लीफाइज कम्प्लीक्सिटीज। सांख्यिकी विशाल संख्यात्मक तथ्यों को सरल एवं समझने योग्य बनाती है। तो सांख्यिकी का समझ आया बच्चों, यहाँ पर जटिलता को सरलता बनाती है। यदि बहुत सारे तथ्य बिखरे हुए अवस्था में हो, मतलब बहुत से जो अंक बोला जाता है, तो उससे निष्कर्ष निकालना कठिन कार्य है। यदि अवर्गीकृत या संपादित आंकड़े ही केवल दिए गए हों, मतलब जो कार्य उनको दिया गया है, तो उसमें से कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है, मतलब निकाल नहीं सकते। किंतु जब आंकड़े का सही संपादन किया जाए, मतलब सही क्रम में उसको बनाकर व्यवस्थित लिखा जाए, तो उनका विश्लेषण या परिणाम निकालना सरल हो जाता है। संपादित आंकड़े का प्रदर्शन भी सरलता से संभव होता है। समझ आया बच्चों सबको? सांख्यिकी जटिलता को सरलता बना दे। दूसरा है सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है, मतलब संख्या के रूप में उसको दर्शाया जाता है। तो स्टैटिक जो है एक्सप्रेसेस फैक्ट इन नंबर्स। तो सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना। यह कथन है कि इंदौर की आबादी बहुत अधिक है, बताया जा रहा है, पर लेकिन यहाँ पर बताया अस्पष्ट एवं अनिश्चित है। लेकिन यदि कहा जाए कि इंदौर की आबादी सन 1901 में 12 लाख थी, एक स्पष्ट एवं निश्चित वितरण होता है, क्योंकि बहुत अधिक से कोई व्यक्ति जो है कुछ भी अनुमान लगा सकता है। अतः सांख्यिकी तत्वों को अंकों में प्रदर्शित कर सार्थक बनाती है, लेकिन सभी तथ्य प्रत्यक्ष रूप से अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे जो सांख्यिकी के तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। अगला देखते हैं, यहाँ पर बताया गया सांख्यिकी व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है, मतलब उसमें बुद्धि का विकास किया जाता है ज्ञान में। तो यहाँ पर स्टैटिक जो है इनक्रीजेस ह्यूमन्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब उसको जो है कार्य क्षमता में उनमें वृद्धि होता है। सांख्यिकी जो है सांख्यिकी अन्य विज्ञानों की तरह व्यक्ति के ज्ञान अनुभव में वृद्धि करता है, जिससे विचारों में स्पष्टता आती है। जैसे भारत में आयकर की दर बहुत अधिक है, यह बात ना तो दृढ़ता से कही जा सकती है और ना ही अन्य व्यक्ति से मानवाया जा सकता है। लेकिन भारत व कुछ अन्य देशों की आयकर की दरों को प्रस्तुत कर यह कहा जा सकता है कि आयकर इस देश में अन्य देशों की तुलना में अधिक लगता है, यहाँ से, है ना। तो सांख्यिकी का काम एक व्यक्ति को सांख्यिकी रीतियों की सहायता से उचित अनुमान लगाने में सहायता करना है। तथ्य ये जो है अनुमान आकस्मिक परीक्षणों द्वारा लगाए गए अनुमानों से अधिकांशतः अच्छे होते हैं। बौले जो के अनुसार जो बताया सांख्यिकी का प्रमुख कार्य व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि करना। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर जो सांख्यिकी ज्ञान अनुभव में वृद्धि करता है ना, जो अंकों को दर्शाता है, फिर वहाँ पर जो है सरलता बनाता है कठिन को, है ना। अगला देखते हैं नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन फार्मुलेटिंग पॉलिसी। सांख्यिकी द्वारा ऐसे सामग्री की प्रस्तुत की जाती है जिनकी सहायता से आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों के नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। जैसे आपको बताया गया बच्चों, बाल विवाह, मद्य निषेध, औद्योगिक नीति, राष्ट्रीयकरण की नीति आदि विषयों पर आवश्यक आंकड़े की सहायता से ही नीति निर्धारण की गई है। 8वीं योजना के प्रारूप में जो बनाते समय पिछले योजनाओं की उपलब्धि के आंकड़ों का आवश्यक रूप से अध्ययन किया गया है। इस प्रकार किसी नीति के प्रभाव का मूल्यांकन भी सांख्यिकी रीति द्वारा किया जाता है।
अगला बच्चों देखेंगे तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना, मतलब जो तथ्य छोटा छोटा था उसको अलग माध्यम से जो रहता है उसको क्या करना है, तुलनात्मक धन के अंतर करना है, इसमें प्रस्तुत करना। टू रिस्पेक्ट है ना, रिप्रेजेंट पेश फैक्ट इन ए कंपेरेबल फ्रॉम। तो सांख्यिकी प्रायः तथ्यों को तुलनात्मक रूप में ही प्रदर्शित करती है। समानतः बिना तुलना किए सही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। तो बौले के अनुसार बताया सांख्यिकी के प्रमुख कार्य व्यवहारिक उपयोग सापेक्षिक महत्व को जिस साधारण व्यक्ति द्वारा गलत समझने की संभावना बनी रहती है प्रकट करना है। जैसे अब बताया गया है अनुपात, दर, प्रतिशत, गुणांक, माध्य, अपकिरण आदि सांख्यिकी रीतियों से संख्यात्मक तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इन्हीं तथ्यों के द्वारा अपन निकाला जाते हैं बच्चों पर, है ना। अगला है तथ्यों के आपसी संबंधों को स्थापित करना। टू स्टेबिलाइज है ना रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्ट्स बोलते हैं इसको। तो सह संबंध तथा गुण सहचार्य की रीति द्वारा भी विभिन्न घटनाओं जैसे मांग व पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति व सामान्य मूलदर, मूल्य स्तर, आयु व अंधापन, वर्षा की मात्रा व विद्युत का उत्पादन आदि पाए जाने संबंध को स्थापित किया जा सकता है तथ्यों के माध्यम से, है ना, जिससे एक पक्ष में हुए परिवर्तन को दूसरे पक्ष पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है इसकी सरलता से जानकारी हो सकेगी। अगला देखते हैं सातों बच्चों यहाँ पर सांख्यिकी दूसरे विज्ञान के नियमों की जांच करती है, जैसे स्टैटिस्टिक्स टेस्ट द लॉ ऑफ अदर साइंस। तो विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्रतिपादित व नियमों की परख सांख्यिकी विधियों द्वारा की जा सकती है। मतलब जो जो अलग अलग निकाला जाता है उसको जांच की जाती है, उनके द्वारा जो सांख्यिकी के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। विशेषकर निगमन प्रणाली द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रयोग अथवा अनुभव द्वारा जांचा जा सकता है। नए नियमों का प्रतिपादन तो सांख्यिकी विधि द्वारा ही संभव है। अर्थशास्त्र में पारिवारिक व्यय का नियम तथा इसी प्रकार के अन्य नियम की जानकारी सांख्यिकी द्वारा ही संभव होता है बच्चों। अगला देखेंगे समस्या की गहनता का अनुभव करना। टू रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने से समस्या की गहनता अथवा गंभीरता का आभास बहुत आसानी से कराया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो तथ्य मिल सांख्यिकी में जो संख्या रहते हैं उनको आसानी से ज्ञात किया जाए। भारत की जनसंख्या सन 1961 में 43.9 करोड़ थी, जो सन 1991 में 84.6 करोड़ हो गई। इससे इस अवधि में हुई वृद्धि को तो आभास होता ही है, साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि सांख्यिकी में वृद्धि दर अधिक रही है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर पूर्वानुमान लगाना। टू फॉरकास्ट। तो सांख्यिकी में जहाँ एक और भूतकालीन और वर्तमान तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, वहीं भविष्य के लिए अनुमान तथा भविष्यवाणी भी की जा सकती है। विशेषकर औद्योगिक निर्णयों में सांख्यिकी द्वारा लगाया गया अनुमान का बड़ा महत्व है। योजनाओं में पूर्वानुमान द्वारा ही विभिन्न उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इस कार्य के लिए अंतर्गण बाह्यगणन पूर्वानुमान आदि रीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम देखेंगे जो है इसमें जो महत्वपूर्ण इसका कार्य सांख्यिकी के अंतर्गत बताया गया है। अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो है सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व क्या है। इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में बहुत गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताया गया है। वास्तव में सांख्यिकी अर्थशास्त्र की आधारशिला के रूप में उदित हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? अर्थशास्त्र के रूप में। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकते हैं। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं अपन जो है यहाँ पर है ना सांख्यिकी के अंतर्गत में आर्थिक सिद्धांतों मॉडलों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थियोरीज ऑफ द इकोनॉमिक्स मॉडल। सांख्यिकी अर्थशास्त्र में आर्थिक नियम सिद्धांत बनाने, उन्हें लागू करने तथा जांच पड़ताल करने में सहायता होती है। आर्थिक सिद्धांत जैसे एलेक्जेंडर के उपभोग का नियम, मांग का नियम, माल्थस का जनसंख्यक सिद्धांत और पर्याप्त सांख्यिकी सूचना पर आधारित है। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर सांख्यिक सिद्धांत मॉडल के निर्माण के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं अपन अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, हेल्प इन द स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी। तो सांख्यिकी द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की प्रगति का अध्ययन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में विभिन्न वर्षों से संबंधित समंकों के आधार पर अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
अर्थशास्त्री अनेक समूहों जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, सकल उपभोग, बचत तथा विनियोग व्यय तथा मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों के मापन के लिए समूहों पर ही निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं आर्थिक समस्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। संसार के सभी देश कोई ना कोई आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। इसमें मुद्रास्फीति की समस्या, जनसंख्या की समस्या, निर्धनता की समस्या, भुगतान शेष की समस्या आदि महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी इन समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करती है। उदाहरण के लिए जैसे बताया गया है, बेरोजगार की समस्याओं को अर्थशास्त्री इसी प्रकार व्यक्त करते हैं कि भारत की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 20% भाग बेरोजगार है। सन 1995-2014 के बीच भारत की बेरोजगारकालीन संख्या जो बढ़कर बताया यहाँ पर 18% से घटकर 9.4% हो गया, मतलब कम हो गया यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अगला देखेंगे आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक्स प्लानिंग। आर्थिक नियोजन को अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता आय सांख्यिकी के बिना निर्धारित नहीं की जा सकती। योजनाओं में लक्ष्य भी संख्याओं में ही निर्धारित किए जाते हैं। अतः अंत में आर्थिक नियोजन की प्रगति का मूल्यांकन भी संख्याओं में ही किया जाता है। अतः सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार व दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान रहता है। तो यहाँ पर आर्थिक नियोजन अगला देखें, अनुसंधान में सहायक, मतलब खोज में, हेल्प इन रिसर्च। सांख्यिकी शोधकर्ताओं को मौलिक कच्चे पदार्थ की पूर्ति करती है। विशेष तत्व का विभिन्न दशाओं में विशेष समस्या पर पड़ने वाले प्रभाव को शोधकर्ता द्वारा सांख्यिकी सूचना तथा सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1991 से आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों का उत्पादन और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को बिना सूचकांक सांख्यिकी सूचना के नहीं बताया जा सकता। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे नेक्स्ट जो लास्ट है आपका नीति का निर्माण, फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज। एक वित्त मंत्री सांख्यिकी अध्ययनों के द्वारा ही सरकार की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में करों में वृद्धि या कमी करने के संबंध में निर्णय लेता है। वित्त मंत्री, आपको मालूम है बच्चों वित्त मंत्री कौन होता है? जो वित्त मंत्री जो है सांख्यिकी अन्वेषणों के द्वारा ही लोगों द्वारा कर देने की क्षमता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी आधार पर वे करों की दर इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि अधिकतम संभव आय प्राप्त करने के लिए लोगों को त्याग करना पड़े। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जितना भी पढ़ें जो है सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज के लिए गुड डे बेटा, सबको है ना, जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कल।